अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ साइकोलॉजिस्ट आमिर हाशिम और जैसा कि हर मंगल के रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं शो लेके ज़हन ठीक तो सब ठीक। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो शायद आपने भी कभी नोट किया हो और शायद आपके गिरदोनुमा में भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हों। मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जिसमें अक्सर औक़ात लोग किसी ऐसे सानिया या कुदरती आफात के बाद कोई वाक़या रोनुमा होने की वजह से लोग ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रॉब्लम में या ऐसी ज़हनी तंगी में मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपने आप को उसमें बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं और ख़ुद उससे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुदरती आफात आई, जैसे कि सैलाब, ज़ल्ज़ला, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई या कुछ लोगों को ज़ख्मी और बहुत बुरी हालत में देखा गया। जो सेकंड पर्सन उन लोगों को देखता है उसके ऊपर जो उस टाइम एक इम्पैक्ट या जहन के ऊपर जो दबाव पड़ता है वो एक बीमारी। सेकेंडली, अक्सर औक़ात ये वाक़या ज़्यादातर फायर ब्रिगेड के लोग, एम्बुलेंसेस के लोग या पुलिस या हसास अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ इस तरह के वाक़यात पेश होते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात वो फायरिंग का आमना सामना करते हैं। बम धमाकों में काफ़ी लोगों की बॉडीज़ को उठाना और इस तरह की सिचुएशंस को देखना उनका रोज़मर्रा का काम होता है। उन लोगों के साथ ये ज़्यादातर वाक़यात पेश आते हैं। इस सारे अमल को या इसके बाद रोनुमा होने वाली कैफियत जो कि दूसरा इंसान जो कि नॉर्मल स्टेट में होता है उस पर जो सिचुएशन तारी होती है उसके बारे में जो कि हम रहनुमाई लेंगे, जो कि डॉक्टर हुमा हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होती हैं, उनसे लेंगे जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं और आपकी रहनुमाई करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर हुमा, आपने मेरा थोड़ा सा बात सुनी है कि मैंने बात की कि इस तरह के मामला जो होते हैं जिसमें लोग एक स्टक होके रह जाते हैं, जहनी दबाव उन पे आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन देख लेना जिसका उन्होंने कभी पहले सामना ना किया हो, यकदम ऐसी बॉडी को देखना जो कि बहुत तरीके से बुरी तरीके से ज़ख्मी हुई है या बहुत बुरे तरीके से उसकी डेथ हुई है, उसको बॉडी को देखना या इस तरह की सिचुएशन को देखने के बाद उस आदमी पर एज ए थर्ड आई व्यू पर्सन पे जो कैफियत तारी होती है उसको क्या कहा जाता है? अच्छा, उसमें आमिर इस तरह की सिचुएशन से जब गुजरा जाता है, जैसे आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो या किसी को अपने सामने मरते हुए देखा हो, तो सम टाइम आप उससे बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, एक कंडीशन जिसे कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, PTSD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। PTSD हमेशा उन केसेस में होती है जब या तो आपने ख़ुद कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो या बहुत शदीद किस्म के जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद से गुज़रे हों, या आप ख़ुद गुज़रे हों या आपने अपने सामने होता हुआ देखा हो। तो आपके जिस्म में, आपके जहन में जो कैफियत रूनुमा होती हैं, जो जिस्मानी अलामात आती हैं, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। अच्छा, इसको आपने बता दिया, ये एक टर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या आप इसको PTSD कह सकते हैं। PTSD नॉर्मल कहा जाता है जी। अच्छा, इसको शुरू कैसे होती है, ये किस तरह इंसान पे इम्पेक्ट करना शुरू करती है, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? क्या इंसिडेंट तो हो गया, उसके बाद क्या होता है? PTSD के लिए सबसे पहले तो एक इंसिडेंट होना ज़रूरी है, और वो इंसिडेंट इस नौइयत का होना चाहिए जिसमें आपने या तो किसी की डेथ होती देखी है या नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है या आपके ऊपर शदीद किस्म का जिस्मानी या जिनसी तशद्दुद हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें कोई ट्रैफिक का हादसा हो सकता है जो कि सडनली आपने ट्रैफिक का हादसा देखा है, जिसमें या तो आपने अपनी आंखों के सामने कोई इंसिडेंट देखा है, कोई एक्सीडेंट होता हुआ देखा है, या आपके खुद के साथ एक्सीडेंट हुआ है, खुद के साथ भी हो सकता है। जी एग्जैक्टली, या आपके खुद के साथ हुआ है जिसमें खुदा ना ख्वास्ता आप ऑलमोस्ट डेथ के करीब आके उससे बचे हैं। मतलब बहुत स्वेयर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आपका जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और आप ऑलमोस्ट एक दफ़ा इस तरह फील हुआ कि शायद आपका ये आखिरी वक्त है। ठीक है, एक ये, या फिर आपने अपने सामने ये सब कुछ होता देखा है, वो चीखो पुकार सुनी है, वो सब आपने विजुलाइज किया है खुद। ठीक है, इसमें कोई जिनसी तशद्दुद हो सकता है, कोई जिस्मानी तशद्दुद हो सकता है, वो भी बहुत सवेयर नौइयत का, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट आपने ये समझा कि डेथ के करीब आप पहुंच चुके हैं। ठीक है,
फिर इसमें कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है जिसमें आपने लोगों के चीथड़े उड़ते देखे हैं, गोश्त के टुकड़े उड़ते देखे हैं, मतलब इतना सब कुछ, लोगों की चीखों पुकार खुद देखी है, ठीक है, आप उस चीज़ के विटनेस थे, या फिर आप खुद भी उस चीज़ में, आपके साथ भी ये हुआ है, मतलब आप लेकिन बच गए हैं, लेकिन आपके साथ आपने बाकी लोगों को तबाह होते देखे लेकिन आप उसमें सेव हो गए, आप उसमें बच गए हैं, ठीक है। या फिर आपको कोई जंगी कैदी बना लिया गया है, या आपको अगवा कर लिया गया, उसमें आपको ट्रॉमा पहुंचा है, मतलब उसमें आप पे जिस्मानी तशद्दुद भी हो सकता है, जहनी तशद्दुद भी हो सकता है, कोई जिनसी ज़्यादती भी हो सकती है, ये सब चीज़ें होने का ख़दशा ज़्यादा है, ठीक है। या फिर उसमें हो सकता है कि मतलब इस तरह के कोई सीरियस नौयत का वाक़या हुआ हो, या कोई ज़ल्ज़ला आ गया हो जिसमें आपने तबाही मचती हुई देखी है, ठीक है, या फिर कोई सैलाब या कोई और आसमानी आफत आ गई हो जिसमें आपने ये तबाही होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी है, अपने करीबी रिश्तेदारों को इसमें इन्वॉल्व होते हुए देखा है, उनकी चीखों पुकार देखी है, तो ये सब चीज़ें आपके जहन में बैठ जाती हैं और आपकी ज़िंदगी को, रोज़मर्रा ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं, आपकी फंक्शनैलिटी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के हादसे में या तो आप ख़ुद उसका पार्ट बने हो, या फिर आपने ख़ुद उसको विटनेस किया हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इस PTSD का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट का मतलब है बाद में, और ट्रॉमेटिक ट्रॉमा, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जहनी दबाव, जो जहनी दबाव आप महसूस करते हैं आफ्टर ट्रॉमा, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हुमा, ये बताइएगा कि आपने सिचुएशंस तो बता दी कि या तो कोई इंसिडेंट उसके सामने हुआ हो, या वो खुद भी उस इंसिडेंट में शिकार हुआ हो लेकिन वो बच गया हो, या कोई ऐसी चीखो पुकार या हादसा होते उसने अपनी नज़रों के सामने रोनमा होते देखा हो, उस टाइम इंसान क्या महसूस कर रहा होता, वो खुद शख्स क्या महसूस, उसकी आप पूछना चाह रहे हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अलामतें क्या हैं। देखिए उस टाइम तो जो उसकी होंगी वो उसमें कंडीशन होगी फाइट और फ्लाइट वाली, फियर फाइट वो महसूस क्या करता, मैं क्या करूं, फियर वाली, कि बहुत ज़्यादा डर जाएगा उस टाइम, जो एट द मोमेंट जो उसकी सिचुएशन होगी बहुत फेयरफुलनेस आएगी, एंग्जाइटी की सारी अलामतें आएंगी जिसमें ठंडे पसीने आ सकते हैं, जिस्म ठंडा हो सकता है, सांस उखड़ के आ सकती है, दिल तेज़ तेज़ धड़क सकता है, ये सब अलामतें, जिस्मानी अलामतें कुछ आएंगी। फिर उसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, पेशाब निकल सकता है, कुछ इस तरह की जिस्मानी अलामतें आएंगी। फिर साथ में उसने वो जो आसपास दे वो फेंट हो सकता है, इस तरह की अलामतें देख के, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें देख के। अब ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, बेसिकली ये ट्रॉमा के बाद की कंडीशन है। उस टाइम तो ये सब जो पैनिक उसने देखा, वो खुद भी पैनिक में रहा। उसके बाद देखा गया है कि जो 1/3 लोग हैं, आउट ऑफ ऑल द पीपल 1/3 लोग PTSD का शिकार हो जाते हैं। वो उस जहनी कैफियत से निकल ही नहीं पाते जो उन्होंने उस टाइम सारे अपने सामने, नज़रों के सामने होती देखी है या उसका पार्ट बनी है। अब PTSD की अगर अलामतों पे बात की जाए तो PTSD की 3 मेन सिम्टम्स होती हैं, ठीक है। एक तो इसमें फ्लैशबैक्स आते हैं या नाइटमेयर्स आते हैं। फ्लैशबैक्स क्या होते हैं, आप वही सारा इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने दोबारा होता हुआ महसूस करते हैं, मतलब उतना ही स्वेरिटी के साथ, जब याद आए कि बार बार होता रहता है, ये बार बार आपके साथ होता है। फ्लैशबैक्स रिकरेंट फ्लैशबैक्स होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, आप नॉर्मल बैठे हुए हैं और आपको वही सारी सिचुएशन आपकी आंखों के सामने आ जाती है, ठीक है, और वो उतनी ही रियल आती है जितना आपने उस दिन विटनेस किया होता है। और उस टाइम भी आपकी वही कंडीशन होती है जिस टाइम जब हादसे के टाइम आपकी कंडीशन थी, यानी आप उतने ही पैनिक हो रहे होते हैं, ठंडे पसीने आएंगे, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, आपको सांस उखड़ के आ सकता है, आपका जिस्म ठंडा पड़ सकता है, आप फेंट हो सकते हैं, मतलब ये सब अलामतें उस टाइम भी आएंगी जब आप उसको दोबारा, आपको फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, आपको डरावने ख्वाब आ सकते हैं, वही चीज़ ख्वाब बन के आपको नज़र आएगी, आप ख्वाब में फिर चीखें मार के उठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। तो एक तो ये कि फ्लैशबैक्स और नाइटमेयर्स की फॉर्म में आती है। फिर दूसरा इसका सिम्टम होता है एवॉइडेंस, आप उस सिचुएशन से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं,
मसलन अगर आपने जैसे आपने कोई नागहानी आफत आ गई जैसे ज़लज़ले की या फिर कुछ इस तरह की, तो थोड़ा बहुत भी कोई भी चीज़ हिलती है आपको लगता है ज़लज़ला दोबारा आ गया, होने लगा आप मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब पहाड़ी इलाकों पे नहीं जाएंगे कि वहाँ पे आपको डर होगा कि वहाँ से लैंडस्लाइडिंग वहाँ से कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। जैसे अगर कोई हादसा ट्रैफिक एक्सीडेंट होता हुआ देखा है तो वहाँ पे एम्बुलेंस की जो शोर सुनाई देता है, तो आप एम्बुलेंस के शोर से भी एम्बुलेंस की आवाज़ से भी वही सिम्टम्स आ सकती हैं, ठीक है। तो वो उन चीज़ों का अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मतलब जिस जगह पे वो एक्सीडेंट हुआ तो आप उस जगह के करीब नहीं जाते, यानी वहाँ से गुजर नहीं सकते। जैसे खुदा ना ख्वास्ता किसी को किसी के अपने घर में या कमरे में यरमगाल बनाया गया है कुछ देर के लिए और उसको फिज़िकली टॉर्चर किया गया है या फिर कोई उसके साथ अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, तो वो उस जगह पे नहीं जा सकता। तो अवॉइडेंस बिहेवियर आ जाता है। जिस चीज़ से जो चीज़ उससे लिंक्ड होती है उस हादसे से, उसके करीब वो नहीं जाते, क्योंकि उसके करीब जाने पे वही सिम्टम स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ठीक। तो एक तो फ्लैशबैक्स हुए, दूसरा अवॉइडेंस हो गया और तीसरा हाइपर विजिलेंस। अच्छा, नाइटमेयर्स या फ्लैशबैक्स एक चीज है, ठीक है। नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं, फ्लैशबैक्स भी हो सकते हैं, ये दोनों एक चीज है। फिर अवॉइडेंस और थर्ड है हाइपर विजिलेंस। आप हर टाइम अपनी टोज पे रहते हैं, हर टाइम किसी इंसिडेंट के लिए तैयार रहते हैं कि अभी खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाएगा और अभी वो सिचुएशन होगी तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो हाइपर अराउजल, हाइपर विजिलेंस, उसमें आपकी नींद कम हो जाती है, आप हर टाइम गुस्से में रहते हैं, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता है, एक अजीब किस्म का स्ट्रेस आपको रहता है कि अभी अगर वो दोबारा सिचुएशन हो गई तो आपने उससे किस तरह बचना है। आप अपने आप को बेसिकली उस दोबारा के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि अगर दोबारा कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपने क्या करना है, आपने रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो वो सोच में, वो कंटिन्यूस सोच में आप जो है ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, परेशानी की कैफियत होती है, आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ सकते हैं, मतलब, और नींद कम हो जाती है। आपको नींद में भी यही ख्याल आते हैं कि अगर मैं सो गया तो दोबारा कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो फिर मुझे सोते हुए तो मैं उस तरह उस सिचुएशन का सामना नहीं कर सकूँगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को दोबारा उस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो हाइपर विजिलेंस, हाइपर अराउजल के सिम्टम्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर उमा, मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है, शायद वो आप मुझे क्लियर कर दें। अच्छा, अक्सर लोगों को रात में ख्वाब में वो बातें कर रहे होते हैं और उठ के यकदम वो डर जाते हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हुआ होता है? वो डिपेंड करता है। अगर सिर्फ नाइटमेयर्स हैं, सिर्फ डरावने ख्वाब आ रहे हैं तो वो PTSD नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सिम्टम पे कि सिर्फ डरावने ख्वाब आ रहे हैं हम उसको PTSD नहीं कहेंगे। दिन में नहीं है, सिर्फ रात में अगर ख्वाब आ रहे हैं, उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। मे भी थोड़ा बहुत लाइफ में स्ट्रेस चल रहा हो जिसकी वजह से रात में उसकी नींद डिस्टर्ब और उसको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, उसकी डिफरेंट वजह हो सकती हैं। लेकिन PTSD में बाकी चीज़ों का भी होना ज़रूरी है। PTSD में आपने 3 बताई चीज़ के, एक आपको फ्लैशबैक्स या आपको नाइटमेयर्स आएंगे, सेकंड अवॉइडेंस है, थर्ड है हाइपर विजिलेंस। इसके अलावा भी कोई अलामात हैं? इसके अलावा भी हाँ जी अलामात होती हैं। आप कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं, जहनी दबाव का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। आप डिप्रेशन की अलामतें आप पे आ सकती हैं। आपका कंटिन्यूस लो मूड, किसी काम में दिल नहीं लग रहा, किसी से मिलने को दिल नहीं कर रहा, आपकी भूख ख़त्म हो गई है, आपकी नींद ख़त्म हो गई है, आप चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है, आपको हर चीज़ में नाउमीदी लगती है, आपको आने वाला वक्त अच्छा नहीं लगता, आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं। आप समटाइम गिल्ट का शिकार हो जाते हैं कि शायद आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या आपने शायद जैसे आपने कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट अपने सामने होता हुआ देखा हो जिसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते थे, वो आपके सामने डेथ हो गई हो किसी की, तो आपको लगता है कि शायद आपकी वजह से वो डेथ हो गई है, जिसमें आपका इतना कसूर नहीं होता। या फिर अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ का मामला हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़, तो आपको लगता है कि शायद आपकी कोई गलती थी जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ है, तो अननेसेसरीली आप गिल्ट का शिकार हो सकते हैं। फिर कंटिन्यूस कोई एंग्जाइटी की सिम्टम्स रह सकती हैं, जैसे आपको ऑफ एंड ऑन पैल्पिटेशन रह सकती है, मतलब आपकी हार्ट बीट तेज़ और इतना तेज़ कि आपको खुद सुनाई दे। फिर आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन रह सकता है आपके। तो ये सब अलामतें हैं, यानी आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं।
तो ये सब अलामतें भी इसकी हो सकती हैं। डॉक्टर हुमा, अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। जो कि आपने ज़्यादा जो अलामतें बताई उन 3 मेन अलामतों के बाद, उसमें ज़्यादा अलामतें रिलेटेड थी जहन से। मेरा ये सवाल है आपसे, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा कि जहनी दबाव जो कि एक नॉर्मल जहनी दबाव होता है और एक इस तरह की सिचुएशन से गुजरने के बाद एक इंसान पर जो जहनी दबाव होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, लेकिन अभी लेते हैं हम ब्रेक से लौट के आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों में और तालीमी दरसगाहों में नशे की बीमारी एक वबा की तरह फैली हुई है। किसी यूनिवर्सिटी को ड्रग्स से पाक करना, अगरचे कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन इसकी मंजिल बड़ी खूबसूरत है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वालिदैन के साथ एक बहुत ही प्लेजेंट गठजोड़ करके अपने बच्चों की फलाह बहबूद का रास्ता हमवार कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में रोज़ाना 10 लोगों का यूरिन सैंपल हम लेते हैं और अगर कोई यूरिन सैंपल नहीं देता तो उसे घर जाके दोबारा सोचने का मौका देते हैं, तो 6 महीने बाद हम इस प्रोग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स का भी यूरिन सैंपल लें कि जो उस बैलेटिंग में तो नहीं आते, लेकिन उनके तौर अतवार ऐसे हैं, उनके सिम्टम्स ऐसे हैं कि जिससे कॉलेज इंतज़ामिया को शुबा होता है और वो 10 के साथ 2 और ऐड कर दें, जैसे कि ग्रेड्स का नीचे आना और पिछले सेमेस्टर की निस्बत अगले सेमेस्टर में जो कामयाबी है वो कम दर्जे की होना और ड्रास्टिक डिफरेंस होना। बहुत सारी चीज़ें इसमें फ़िज़िकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हैं, जैसे किसी का वज़न एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाना या किसी का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, किसी की अटेंडेंस में जो है वो एक बहुत ज़्यादा चेंज आपको नज़र आए कि अचानक से वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए गायब है। क्या वही स्टूडेंट्स जो ड्रग यूज़ करते हैं वो ड्रग पुशर भी बन जाते हैं? बिल्कुल। आप ऐसा ना सोचें कि किसी यूनिवर्सिटी में जो मनशियात की सप्लाई होती है वो ड्रग डीलर कर रहे होते हैं जो बाकी सोसाइटी में कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तावन के नाम पे, एक दूसरे के साथ दोस्ती के नाम पे ये दगा कर रहे होते हैं। कई दफ़ा अपना खर्चा निकालने के लिए भी, अपना ड्रग का खर्चा निकालने के लिए। तो जो इब्तदाई तौर पर जैसे कोई 2016 में ड्रग यूज़ शुरू करता है, 2017 में ड्रग यूज़ डिसऑर्डर में चला जाता है, 2018 में वो एडिक्शन में चला जाता है, तो समझ लें कि 2019 में वो ड्रग डीलर है। और आप उसे जब देखेंगे तो वो बज़ाहिर उस कॉलेज का एक बोनाफाइड स्टूडेंट होगा जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास कॉलेज का ब्लेज़र है, और आप सोच रहे हैं कि कोई इनविजिबल डीलर होता है, तो नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर हुमा, आपसे मैंने सवाल आपके सामने पहले ही अनफोल्ड कर दिया था, तो अब आप मुझे बताएं कि जहनी दबाव नॉर्मल और स्ट्रेस से गुजरने और PTSD के पेशेंट के साथ जहनी दबाव में क्या फ़र्क है? अच्छा, जहनी दबाव नॉर्मल सिचुएशन में भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी के स्ट्रेसर्स हैं। जैसे आजकल बहुत बड़ा इशू है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और रिसोर्सेज उतने ही हैं, तो उसमें गुजारा कैसे करना है। तो ये कंटिन्यूस स्ट्रेस है, कंटिन्यूस परेशानी है, जिसकी वजह से एक जहन पे दबाव रहता है, जिसकी वजह से बंदा चिड़चिड़ापन मिजाज में आ सकता है, एक सर पे बोझ सा महसूस होता है, घबराहट होती है, परेशानी होती है। तो ये नॉर्मल जहनी दबाव है, ठीक है। जो PTSD की वजह से जहनी दबाव होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसकी जो सवेरिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। वो आपने एक ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन देखी होती है, तो वो आपको एक कंटिन्यूस ये स्ट्रेस होता है कि अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन से सामना करना पड़ा तो उस केस में क्या किया जाए, ठीक है। सही। तो वो एक कंटिन्यूस आपके बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता है। आप कहीं से गुजर रहे हैं, जैसे आपने पहले आप ऐसे ही काम पे जा रहे थे, अपने सामने एक्सीडेंट होते देखा, तो हर दफ़ा काम पे जाते हुए बैक ऑफ द माइंड ये एक चीज़ आपको तंग करेगी कि अगर आप दोबारा उस सिचुएशन का सामना हो गया फिर क्या करना है, दोबारा सिचुएशन का सामना हो गया फिर क्या करना है। सही। तो वो कंटिन्यूस चीज़ आपको इतना तंग करती है, बार बार वो थॉट आती है और बार बार आप उसका सामना करते हैं, तो वो किसी उसकी अलामतें डिफरेंट तरह से आ सकती हैं कि आप हर टाइम
गुस्से में रहते हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आप उसका सीधे मुंह जवाब नहीं देते क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कोई और चीज़ आपको तंग करी जा रही है और जिसका रिएक्शन आप इस तरह शो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसका ये भी हो सकता है कि आपकी कोई जिस्मानी अलामतें आना शुरू हो जाएं, जैसे कि सम टाइम कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि मैदे की तकलीफ होती है जो ठीक ही नहीं होती, खराब हो गया तो बस मैदा खराब होता है और ठीक ही नहीं बार बार खराब होता है, बार बार खराब होता है। तो वो मैदे का खराब होना बेसिकली पीछे स्ट्रेस फैक्टर होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूस जहनी दबाव होता है जो आपके मैदे को ठीक होने नहीं दे रहा होता। इसी तरह आपका सर में दर्द होती है, सर में दर्द हर वक्त सर में दर्द रह रही है, सर में दर्द नहीं ठीक हो रही, किसी दवाई से आराम नहीं आ रहा, तो पीछे चीज़ तंग कर रही होती है, वही ज़हनी दबाव बैठा होता है, ठीक है। इस तरह की जिस्मानी अलामतें भी आना शुरू हो सकती हैं जिसको जो नॉर्मल दवाइयों से नहीं ठीक होती, ठीक है, तो वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये जो ज़हनी दबाव है ये स्पेशली किस सूरत में आएगा जब आपने कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस किया हो या फिर अपने सामने कोई डेथ होती देखी हो, ठीक है। वो किसी आसमानी आफात की सूरत में भी आ सकती है, वो किसी एक्सीडेंट की सूरत में भी आपके सामने आ सकती है, या फिर कोई ऐसी जहनी तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद या जिनसी ज़्यादती होती देखी हो या आपके साथ हुई हो, ठीक है। उस के नतीजे में ये दबाव आता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है नॉर्मल दबाव से। अच्छा, दबाव ये जहन पर आ जाता है और फिर इंसान इसी का शिकार रहता है और काफ़ी लंबे अरसे तक, जब तक ट्रीटमेंट ना हो, हल नहीं हो सकता। एक इंसिडेंट हुआ, उसकी कितनी देर बाद या कितना टाइम या फ़ौरन ही सडन रिएक्शन पे PTSD को डिक्लेयर कर दिया जाता है, या पता लग हो जाती है इंसान को कि एक टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होती है इसके दरमियान? अच्छा, या कोई क्या कहते हैं उसको एपिसोड्स रिक्वायर्ड होते हैं? इसमें यह है कि देखें, अगर आपने इस तरह का एक्सपीरियंस अपने सामने देखा है या खुद एक्सपीरियंस किया है तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आएगा, ठीक है, वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा आपने अपने सामने इंसिडेंट और आप आराम से खड़े रहें, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होते हैं और इसको एक टाइम तक नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जब ये अलामतें लंबे अरसे तक कंटिन्यू रहती हैं तब इसको PTSD कहा जाता है। देखा ये गया है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये अलामतें रिजॉल्व हो जाती हैं आफ्टर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, जो कि कोई भी हो सकता है, जो पीछे हमने इंसिडेंट्स की बात की कि कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कोई आपको दहशतगर्दी का वाक़या, कोई आपको अगवा कर लिया गया हो, यरगमाल बना लिया गया हो, या फिर आपके साथ कोई जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद किया गया हो, या आपने अपने सामने होता देखा हो, आपने किसी जगह पे किसी को मरते हुए देखा हो, या जिस्म के लोथड़े इधर उधर बिखरते देखे हों, तो ये सब इंसिडेंट के बाद 1 महीने के अंदर अगर अलामतें रिजॉल्व हो जाती हैं, वो कोई भी अलामतें हो सकती हैं, ठीक है। वो मतलब वो आपकी डिप्रेशन की सिम्टम्स, एंग्जाइटी की सिम्टम्स, या फिर उसमें आपको अगर नाइटमेयर्स आ रहे हैं, या फिर आप अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को, या आप ऑन द टोज़ हैं कि कोई सिचुएशन अगर इस तरह की दोबारा आई तो आपने क्या करना है। ये अलामतें अगर 1 महीने के अंदर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती हैं, जो कि 2/3 में रिजॉल्व हो जाती हैं, तो देन इट्स नॉर्मल, ठीक है। अगर ये 1 महीने के बाद चलती हैं, कंटिन्यू रहती हैं, तो फिर इसको PTSD कहते हैं, ठीक है। PTSD की अलामतें विदिन 6 मंथ्स ऑफ इंसिडेंट आ जानी चाहिए, ठीक है। PTSD की अलामतें हमने पहले बात की, 3 मेन सिम्टम्स हैं, जिसमें एक तो नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स हैं, अवॉइडेंस है और हाइपर विजिलेंस, ठीक है। ये 3 मेन सिम्टम्स, और इसके साथ डिप्रेशन, एंग्जाइटी की सिम्टम्स, या फिर आप ड्रग यूज़ बहुत ज़्यादा आ सकता है इन पेशेंट्स में, तो ये सिम्टम्स साथ में विदिन 6 मंथ्स ऑफ द इंसिडेंट आ जानी चाहिए, ठीक है। समटाइम इस तरह होता है कि ये लोग उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करते, एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट दे डोंट रिएक्ट, दे रिमेन काम, लेकिन बाद में इंसिडेंट के बाद में कुछ मतलब 1 मंथ जो आप कह रहे हैं तकरीबन, अगर रिजॉल्व नहीं हुई प्रॉब्लम्स, तो अगर 1 मंथ रिजॉल्व नहीं हुई तब भी PTSD है, यानी 1 मंथ से ज्यादा लंबे अरसे तक चली, ठीक है। और अगर स्टार्ट ही लेट हुई है, ठीक है, वो कितने अरसे तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, विदिन 6 मंथ्स ऑफ द इंसिडेंट, अच्छा, ठीक है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि 1 मंथ के बाद ये बिल्कुल क्लियरली सिम्टम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ दैट इंसिडेंट रिएक्ट नहीं करते,
जैसे आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि किसी की लव्ड वंस की डेथ हुई है और वो रो नहीं रहा उस टाइम, वो कूल एंड काम बैठा हुआ, और लोग कहते हैं कि उसको रुलाओ। उसका मकसद भी ये होता है कि अलामतें कुछ लोगों में जो डिलेड ऑनसेट होता है वो फिर लंबे अरसे तक चलता है, तो इसलिए उसे कहा जाता है कि इसको रुलाया जाए, इसको नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन से गुजारा जाए, क्योंकि एक नॉर्मल रिएक्शन आना चाहिए सामने। अगर वो भी नहीं आएगा तो वो भी एक मसले की बात है, ठीक है, एक इशू है। तो अगर कुछ टाइम बाद स्टार्ट होती हैं, जैसे 10-15 दिन वो ठीक रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक से उसको ये अलामतें आना शुरू हो गई और फिर वो चली हैं लंबे अरसे तक, तब भी वो PTSD है, ठीक है। यानी एक तो महीने तक रिजॉल्व नहीं हुई, या फिर विद इन 6 months ऑफ द इंसिडेंट, एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ द इंसिडेंट स्टार्ट हुई हैं, वो हफ्तों बाद भी हो सकती हैं, वो महीने बाद भी हो सकती हैं, ठीक है, तो तब भी उसे PTSD कहेंगे। PTSD में आपका फंक्शनल डिक्लाइन आना चाहिए। फंक्शनल डिक्लाइन से क्या मुराद है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर सही तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे। वो अक्सर लोग आपने देखा होगा कि काम करते करते चीखें मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब वो वही इंसिडेंट फ्लैशबैक की सूरत में अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं तो वो उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे उस दिन उन्होंने उस इंसिडेंट पे रिएक्ट किया था। तो वो काम पे तवज्जो नहीं दे सकते, काम नहीं कर सकते सही, उनके रिलेशनशिप पे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मिजाज में कंटिन्यूस चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हर टाइम खौफ सा तारी रहना, और उस सिचुएशन को अवॉइड करना जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ था, तो वो अच्छा खासा फंक्शनल डिक्लाइन लाता है, ठीक है। एक तो विद इन 6 months ऑफ द इंसिडेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए सिम्टम्स, और दूसरा फंक्शनल डिक्लाइन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपने एग्जांपल्स दी हैं ज़्यादातर मुझे बड़े लोगों की, मतलब जिन्होंने इंसिडेंट देखा, या कोई हसास इदारों के लोग हैं, या फायर ब्रिगेड का अमला हो सकता है, एम्बुलेंस का अमला हो सकता है, जैसे आपने कहा एक बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, या कोई घर के रोज़मर्रा का, बड़े लोगों की बात। क्या ये बच्चों में भी PTSD का शिकार हो सकते हैं, बच्चे भी? एग्जैक्टली, बच्चे भी PTSD का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, अच्छा, ठीक है। वो क्या? बच्चों में भी यही सिम्टम्स आती हैं, उनमें भी फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो उसको एग्जिबिट किस तरह करते हैं, जैसे वो अपना खेल रहे हैं, जैसे ब्लॉक से खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल। ब्लॉक से? अच्छा, ब्लॉक से वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिस तरह की सिचुएशन उन्होंने अपने सामने होती देखी थी। जैसे उन्होंने अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बॉम्ब ब्लास्ट का इंसिडेंट अपने सामने होता देखा है, या फिर कोई सैलाब में तबाही होती देखी है, या जलजले में तबाही होती देखी है, तो वो अपनी आपको प्ले में जो वो खेल खेल रहे हैं, मतलब गाड़ियां उल्टी कर देंगे और इमारत गिरा देंगे, जो वो ब्लॉक से बनाते करेंगे वो। अच्छा। इसलिए उसको बच्चों में ये सिम्टम्स देखने के लिए उन्हें कुछ चीजें दे दी जाती हैं, और वो उसी में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि वो इमोशनली करके पता लग जाए, इमोशनली उस तरह एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो चीजें उस तरह बता नहीं सकते कि मेरे साथ ये हो रहा है। एक 4-5 साल का बच्चा उस तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जितना एक एडल्ट कर सकता है, लेकिन वो खेल में आपको ये सब कुछ बता देगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर रात को उठ के चीखें मारना, रात को बहुत ज़्यादा डर जाना, बच्चे यही करते हैं। रात को अकेले सोने से इनकार कर देना। 8-10 साल का बच्चा जो पहले अकेला सो रहा था अपने कमरे में, अब वो कह रहा है कि मैंने अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं सोना। बहुत ज़्यादा डर लग जाना, और रातों को चीखें मारना, बग़ैर वजह के डरना, अपने खेल में कुछ इस तरह की चीज़ें शो करना, अपनी बातों में कुछ इस तरह की चीज़ें बताना, तो बच्चे इस तरह शो करते हैं। ठीक है डॉक्टर उमा, मुझे ये भी एक बताते चलें क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है आज। ये जो PTSD है ये शुरू हो जाता है 1 मंथ या 6 मंथ्स के बाद, और बच्चों 6 मंथ्स के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, बच्चों में भी आपने ये बता दिया, क्या जो बड़े हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं बहुत इजीली अपने इंसिडेंट को, या उनको भी कोई जजमेंट के लिए उनके साथ भी कोई स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, या उनके लिए भी कोई उनसे कैसे डायग्नोज किया जाता है? अच्छा, इसमें पहले तो ये कि कुछ लोग हाई रिस्क पे होते हैं, जैसे वो लोग जो फौज में हैं, जो अपने सामने जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऐसे इंसिडेंट्स देखने की, ठीक है। एक जो पुलिस में है, ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड में 1122, 1122 में जो इस तरह के लोग काम करते हैं, जो अपने डेली रूटीन में इस तरह के इंसिडेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो उनमें ये सिम्टम्स हो सकती हैं। देखा गया रिसर्च सेज कि 1/3 ऑफ द पीपल जो इस तरह के इंसिडेंट्स से सफ़र करते हैं, उनमें से सिर्फ 1/3 जो हैं PTSD का शिकार होते हैं। अच्छा, बाकी नहीं होते? बाकी 2/3 उस नॉर्मलाइज करना सीख लेते हैं, ठीक है। वो इफेक्ट फॉर द टाइम बीइंग दे गेट इफेक्टेड,
लेकिन विद टाइम वो उस पर ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 1/3 उस पर ओवरकम नहीं कर सकते, उससे उस इंसिडेंट से नहीं निकल सकते, तो वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें कुछ लोगों की इफ़ेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। एक तो ये कि जब आप एक रूटीन में एक इंसिडेंट बार बार देखते हो, जैसे डॉक्टर्स भी जो ICU के डॉक्टर्स हैं रोज़ाना अपने सामने डेथ्स होती देखते हैं, तो उनकी एक रूटीन लाइफ है ना। लेकिन अगर एक आम बंदा जिसने कभी अपने सामने ऐसे मेजरेबल कंडीशन में किसी बंदे को ना देखा हो, वो देखेगा तो वो इफेक्ट होगा। जैसे कि डॉक्टर अक्सर कह देते हैं ये छोटा सी ऑपरेशन है, लेकिन ओरिजिनल में हम जब YouTube पे देखा तो पता लग जाता है कि ये ऑपरेशन है, वो काफी बड़ा, आम लोगों को काफी बड़ा लग रहा होता है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए वो यूजुअल प्रैक्टिस होती है तो उससे वो बड़ा नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो एक तो अचानक से इंसिडेंट हो, ठीक है, जो पहले से कभी उसने इस तरह का सोचा भी ना हो, अचानक इंसिडेंट हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है PTSD में जाने की, ठीक है। और एक लंबे अरसे तक टॉर्चर चले, जैसे टॉर्चर सेल्स में जो लोग रहते हैं या किसी को अगवा करके या रगमाल बना के काफ़ी अरसे तक टॉर्चर किया जाता है, वो लंबे अरसे तक जब रहता है तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है PTSD के होने की। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो जेल में रह लेते हैं 3-3, 4-4 साल, उसके बाद they don't get normal, वो अकेला रहना भी बड़ा पसंद है। हमारे पास एक पेशेंट है जो कि उन्होंने बारह बार उन्हें कहा गया कि आप लोगों में बैठा करें, इस तरह की गपशप लगाए, तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अकेले बैठने को दिल करता है। तो जब उनको हिस्ट्री मैंने थोड़ी सी ली तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं जेल में रहा हूँ, उससे पहले मैं काफ़ी फ्रेंडली था, लेकिन जब मैं जेल में रहा हूँ उसके बाद मैंने लोगों के साथ मिलना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। देखिए फिर ये उनमें ये भी PTSD का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप मजीद प्रोब करते तो शायद आपको कुछ सिम्टम्स मिल जाती, लेकिन ये डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही हैं उनमें, ठीक है। इसी तरह अगर बहुत सारी डेथ्स होती देखी हूँ, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में आपने अपने आसपास बहुत सारी डेथ्स होती बहुत ज़्यादा ही, या जलजले में या सैलाब में आपने बहुत सारी डेथ्स होती देखी हैं, ठीक है, एकदम से बहुत सारी डेथ्स, या फिर बहुत मिजरेबल किस्म की डेथ्स होती देखी हैं। जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में नॉर्मल डेथ नहीं होती, जिस्म के टुकड़े इधर उधर बिखरते हैं, तो इस तरह की डेथ्स होती देखी हूँ, तो वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपने मतलब एक तो सेवेरिटी ज़्यादा हो, एक अचानक से हो या लंबे अरसे तक हो, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है PTSD में जाने की। अब वही बात कि सारे लोग फिर भी नहीं जाते, 1/3 लोग जाते हैं PTSD में और 2/3 जो हैं वो कोप अप कर जाते हैं विद द सिचुएशन। ठीक, डॉक्टर हुमा आपकी रहनुमाई का बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे पास आज वक्त कम है और ये टॉपिक बहुत तवील है और काफ़ी लोगों का भी इसके बारे में कंसर्न है। तो नाजरीन, नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे। आपके इसके रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी शक, कोई भी शुबा है जहन में, तो कमेंट के ज़रिए हमें लाजमी पहुंचाएं, ताकि हम अगला शो शुरू करने से पहले, क्योंकि यही टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा और इसी को कंटिन्यू करके हम एंड करेंगे नेक्स्ट शो में, ताकि आपके सवालों को भी शामिल किया जाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अगले मंगल को फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।